राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो ये कंपनी क्या काम करती है? ये एक यूएसए बेस्ड रिसर्च कंपनी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दूसरे देशों के अंदर में कंपनियां या फिर यूएस में भी जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर में रिसर्च करती है। और उनमें अगर कोई इनको कुछ गलत नज़र आता है तो उसको ये रिपोर्ट करती है जनता के सामने। रिपोर्ट मतलब एक रिसर्च करके एक रिसर्च जो उनकी रिपोर्ट होती है वो जारी करती हैं। तो इन्होंने लास्ट ईयर जो है 2023 के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर में अडानी के ऊपर में रिसर्च जारी की थी। इसके बाद में अडानी के जो स्टॉक्स हैं लगभग आधे से भी कम में चले गए थे। और जो अडानी जी हैं वो वर्ल्ड के टॉप टॉप जो होते हैं वो मतलब वेल्दी मैनर्स होते हैं उनके लिस्ट के अंदर वो काफ़ी नीचे तक आ गए थे। अभी इनकी एक नई रिसर्च रिपोर्ट आई है जिनके अंदर में इन्होंने जो डायरेक्ट निशाना साधा है वो सेबी की जो चेयरमैन है माधवी बुच उनके ऊपर में और उनके हस्बैंड के ऊपर में साधा है, सीधा सीधा। तो इसकी रिपोर्ट के अंदर में क्या है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर में कौन कौन सी कंपनियों के और के नाम आए हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे जिनको थोड़ी बहुत जो नो संकट देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो हम लोग उसके फ्यूचर के हिसाब से क्या स्टेप्स ले सकते हैं अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के थ्रू बात करते हैं कि एक इस रिपोर्ट में क्या गया है कि अडानी के जो भाई हैं उन्होंने विनोद अडानी जी उन्होंने एक फंड बनाया था, एक फंड क्रिएट किया था जिसके अंदर वो पैसा रखने वाले थे और उस पैसे को बाद में वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उस फंड के थ्रू। तो एक फंड बनाया आईपीई प्लस फंड जो कि एक मॉरिशियस बेस्ड मॉरिशियस के अंदर में सेटअप किया गया इस फंड को। वो भी किसकी मदद से? इंडिया इन्फोलाइन आईआईएफएल जिसको आज हम जो जानते हैं 361 नाम से एक कंपनी है इंडिया आईआईएफएल की है वो म्यूचुअल फंड है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। सो इस कंपनी के थ्रू वो फंड सेटअप किया गया। अब ये आईआईएफएल है इसके खुद के भी बहुत सारे अभी जो यूके के अंदर में केस चल रहा है उसके अंदर में इनका नाम आया है। पहले भी एक स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर में जर्मनी के अंदर में उसके अंदर भी इसका नाम आया था, उसकी चर्चा करेंगे। उनमें इसका नाम आया हुआ है इस कंपनी का, इसीलिए इसका नाम लिया गया है वायर कार्ड स्कैंडल। वायर कार्ड स्कैंडल्स में इसका काफी बार नाम आता है आईआईएफएल का। अब इन्होंने क्या किया बाद में, यूज दिस स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट द इंडियन मार्केट फंड एलिजिबल साइफंड ओवर द इनवॉइसिंग ऑफ द। अब ये जो फंड है इसके अंदर जो पैसा है वो कहाँ से आया? जो इक्विपमेंट्स थे, जो अडानी पावर के जो इक्विपमेंट्स थे उनको ज़्यादा इन्वॉइसिंग करके वहाँ से पैसा निकाल के और फिर इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया गया था, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। बाद में जो कंपनी है जो इस फंड सेटअप किया गया आईपीई प्लस फंड, इसने पैसा लगाया किसमें? फंड में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि एक बर्मुडा बेस्ड कंपनी है। मतलब एक बर्मुडा बेस्ड एक फंड है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है ये, तो उसके ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी और टैक्स हेवन। अगेन ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है और टैक्स हेवन है। सबसे पहले आईपीई फंड बनता है, फिर यहाँ से पैसा ट्रांसफर होता है दूसरे फंड के अंदर में जीडीओएफ के अंदर में, और फिर यहाँ से फिर जो पैसा है वो ट्रांसफर होके कहाँ लगता है? इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में लगता है और वहां से फिर जो स्टॉक्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं, ऐसा इनका कहना है हिंडनबर्ग वालों का। अब ध्यान रखिए जीडीओएफ है ये अकेला फंड नहीं है, सिंगल फंड नहीं है, इसका भी एक पेरेंट फंड है दूसरा फंड जिसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। इन फंड्स की मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? ये आपको समझने के लिए कि किस तरीके से इंडियन मार्केट या आउटर मार्केट्स में लोग काम करते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो किस तरीके से फंड्स को एक फंड से दूसरे फंड में, दूसरे फंड से तीसरे फंड में, तीसरे फंड से चौथे फंड में, इस तरीके से एक सर्कुलेट करते हैं मनी को, ताकि वो भी टैक्स हेवंस के अंदर में, ताकि एक बैक ट्रैकिंग होने में मुश्किल हो। इसी तरीके से ये हिंडनबर्ग वाले हैं, इन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि इसी तरीके से इन्होंने बैक ट्रैकिंग का यूज किया है अलग अलग फंड्स के थ्रू मनी को साइफन ऑफ करने के लिए। अब यहाँ पे इनको क्या कहना है कि इन दोनों के अंदर में दीज नेस्टेड फंड्स आर मैनेज्ड बाय, ये जो नेस्टेड फंड्स हैं, ये जो जीओएफ एंड जीडीओएफ, ये दोनों ही किसके द्वारा मैनेज्ड है? ये इंडियन इन्फोलाइन के द्वारा ही मैनेज्ड है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इनके साथ में दूसरी चीज, ओके, तो इन इस ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है इसकी रिसर्च रिपोर्ट को मैं पूरा का पूरा आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप इसको पूरा को पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से इन्होंने क्लेम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ये चीज़ों को। अब यहाँ पे माधवी बुच का नाम क्यों आया हुआ है? बिकॉज ये जो दोनों ही ऑब्सक्योर फंड्स हैं, इन दोनों ही फंड्स के अंदर माधवी बुच और धावल बुच दो हस्बैंड हैं अपने चेयरपर्सन सेबी के, उन दोनों ने ही पैसे लगा रखे इन दोनों ही फंड्स के अंदर में। तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इतने सारे फंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं जो कि
पब्लिकली अवेलेबल हैं और जिनकी अच्छी वैल्यू है, साख है मार्केट के अंदर में, वहां पर पैसा न लगा के ऐसे फंड्स जो कि एक फंड से दूसरे फंड, दूसरे फंड से तीसरे फंड, तीसरे फंड से चौथा फंड, इस तरीके से ट्रांसफर करने वाले जो फंड्स हैं उनके अंदर में इन्होंने पैसा लगाया। तो इसको लेकर के ये सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि वहीं पर पैसा क्यों लगाया। अब यहाँ पे हर आईपीई प्लस 2015 के अंदर में ही जो आईपीई प्लस फंड जो कि मॉरिशियस बेस्ड फंड था, जिसको विनोद अडानी ने खोला था, उसके अंदर में भी इन्होंने पैसा लगाया था इन सिंगापुर के थ्रू, सिंगापुर के अंदर में अकाउंट खोल के, और उसके अंदर में इन्होंने पैसे लगाए थे लगभग $1 करोड़। नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे ये जो अपने चेयरपर्सन है सेबी के, उनके डिटेल्स दी हुई है कि होल टाइम मेंबर सेबी के साथ जुड़े 2017 से 2021 के अंदर में होल टाइम मेंबर रहे, और मार्च 2022 से लेकर के अब तक ये चेयरपर्सन है सेबी के, ये सबको पता है। अब इनका कहना ये है, दूसरा एक और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया, वो किसके ऊपर में लगाया है। एक ये तो इन्होंने कल क्लेम कर ही दिया कि एग्जैक्ट जो फंड्स साइफन ऑफ करने के लिए या फिर अडानी के जो स्टॉक्स मैनिपुलेट करने के लिए जो फंड्स यूज़ किए गए थे उनके अंदर में इनका भी इन्वेस्टमेंट था, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही था, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। और इसके मल्टीपल इन्होंने वो भी दिए हैं एग्जाम्पल्स, उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में जो मेन चीज़ है, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ यही कर रहे हैं कि कौन सी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है यहाँ पर, कहीं कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर में गिरावट देखने को मिल सकती है। एक तो आईआईएफएल जो 361, उसके ऊपर में थोड़ा सा घास देखने को मिल सकती है। साथ में ही अगोरा पार्टनर्स, ये एक फर्म है जो कि इनके नाम पे है, एंसो की, हाँ ये जो काम की चीज़ है अपने। ब्लैकस्टोन एक बहुत ही बड़ा आरईआईटी का इन्वेस्टर है अपने इंडिया के अंदर में। थोड़े दिन पहले जब 2016-17 के आसपास में आरईआईटीज के आईपीओज आए थे, राइट, और फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन मार्केट के अंदर में आया था। बाहर के देशों के अंदर में तो ये कॉन्सेप्ट है आरईआईटीज का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि आप लोग कहीं, ये जो कंपनियां होती हैं जिनके अंदर पैसा लगाते हैं आरईआईटीज, ये दूसरी जगह प्रॉपर्टीज खरीद के रखती हैं और उन प्रॉपर्टीज की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो लोगों को खरीदने के लिए अवेलेबल करवाती हैं। तो इनका जो आईपीओज आए थे स्टॉक मार्केट में, अगर किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा पैसे लगाने के लिए नहीं है प्रॉपर्टी में, तो छोटे मोटे पैसे हैं अगर पास में, तो वो इन आरईआईटीज के जो यूनिट्स हैं, शेयर्स हैं, वो खरीद लो। और जैसे जैसे वो जो प्रॉपर्टी जो भी ये कंपनियां मैनेज कर रही हैं वहां से किराया आएगा, तो उस किराए को एज ए डिविडेंड जिनके पास में भी वो शेयर्स हैं इन आरईआईटीज के, उनको दे दिया जाएगा। तो हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपके पास में कुछ ना कुछ डिविडेंड यहाँ पर आता रहता है आरईआईटीज के अंदर में। इसका और कॉन्सेप्ट अलग और बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आरईआईटीज का। तो यही जो आरईआईटीज हैं इनके आईपीओज आए थे, जिनका जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर और इन्वेस्टर, ऐसी ही कंपनियों का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन। अब हुआ क्या कि जिस टाइम के ऊपर में ये अपने जो माधवी बुच, इनके हस्बैंड हैं धावल बुच, ये 2019 के अंदर में इस ब्लैकस्टोन कंपनी को एज ए सीनियर एडवाइजर, धावल बुच सीनियर एडवाइजर ज्वाइन करते हैं। और उसी बीच के अंदर में काफ़ी सारे जो पेपर्स होते हैं, कंसल्टेशन पेपर्स, मतलब जो रूल्स होते हैं उनके अंदर में बदलाव किया गया था, फ्रेमवर्क्स के अंदर में बदलाव किया गया था। और उसी वक्त एक तो होते हैं ब्लैकस्टोन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर, उसको उसने हायर किया एक सीनियर एडवाइजरी की फर्म के लिए, अपनी फर्म के अंदर में, किसको लिए, धावल बुच को। और उनकी जो वाइफ है वो है सेबी के अंदर में। सेबी सारे के सारे रूल्स भी चेंज कर रही हैं कंसल्टेशन पेपर्स के थ्रू, कंसल्टेशन पेपर्स होते हैं, फ्रेमवर्क चेंज कर रहे हैं। और इसी के साथ में जितने भी आईपीओज लेके आने वाली है आरईआईटी, जिनके अंदर में ब्लैकस्टोन मेन इन्वेस्टर है, स्पॉन्सर है, उनको अप्रूवल मिल रहा है। तो ये एक इन्होंने कॉम्बिनेशन और बिठाया है यहाँ पर हिंडनबर्ग वालों ने, कि ये जो ब्लैकस्टोन वाले हैं इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन का, और जिसकी वजह से अब ये जो तीसरी जो सेकंड गाज जो जिन पे गिर सकती है, वो ये आरईआईटी वाले जो शेयर्स हैं इनके ऊपर भी गिर सकती है, जिसके अंदर में नाम है अलग अलग कंपनीज का। एक तो ये है कौन सा, माइंड स्पेस आरईआईटी, दूसरा एम्बेसी वाला आरईआईटी है ये, और एक आरईआईटी और होना चाहिए माइंड स्पेस, एम्बेसी, एक नेक्सस का आरईआईटी और है। 3 आरईआईटीज़ हैं ये, इन तीनों के ऊपर में थोड़ी बहुत अगर आपको बिक वाली देखने को मिल सकती है मंडे को। दैट्स ऑल। अब बाकी इनके अंदर में इनकी कोई दिक्कत वो है नहीं, समस्या है नहीं, बस ये है कि ये इनका कहना इतना सा है कि इन्होंने
गलत पोस्ट का इस्तेमाल किया है, अपनी जो पोस्ट है उसका गलत इस्तेमाल किया है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं हिंडनबर्ग वाले। अब किया है, अब जैसे कि अभी तक जितने भी माधवी बुच के कार्यकाल के अंदर में जितने भी रूल्स नियमों में बदलाव हुए हैं वो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नियम आए हैं जो इन्वेस्टर्स को हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अब उनके जब इंटेंशंस के ऊपर में यहाँ पर सवाल उठा है, उनके जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने प्रॉफिट करने का कोशिश किया है उसके ऊपर में सवाल उठा है कि इन्होंने अपनी जो पावर है उसको यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने हस्बैंड के थ्रू कमाने का ट्राई किया है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। अब इनकी वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से, एक तो 361 और दूसरा ये जो REITs हैं 3, इनके नाम यहाँ पे सामने आए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामने नहीं आया है। बाकी एक बार आप इसे पूरी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ के थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, और बाकी जो बेसिक जो समझने वाली चीज़ है उसको हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।